नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा। ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के ज्ञान विकास फाउंडेशन के चेयरमैन के समीप। हम आज इनसे बात करेंगे कि इस कोरोना के कहर में हुए लॉकडाउन और अस्पतालों की स्थिति पर क्या स्थिति है। जानकारी प्राप्त हुई है कि इन्होंने अपने स्तर से पीएचसी का विजिट भी किया है, अस्पतालों का जायजा लिया है, क्या है सुविधाएं, इस मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे। जी, स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में आपका। मैं बात करूंगा सबसे पहले, आज भी लॉकडाउन जो सरकार के द्वारा लगाई गई है कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए, इसके बावजूद भी सुदूर इलाकों के लोग, कई लोग जो है बाजारों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, मास्क का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वैसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा, आप क्या कहना चाहेंगे? कि आज सुदूर इलाकों, ग्रामीण इलाकों के लोग जो है बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं, सही बात है। कुछ लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे क्या हमें जो क्षति हो रही है, और जो कि सामाजिक और आर्थिक, साथ साथ जो गाँव सुदूर इलाके के ग्रामीण इलाके के लोग हैं जो अभी तक पढ़े लिखे नहीं, उनको भी यह समझ में आ गया कि हम किस प्रकार रहें। लेकिन कुछ ऐसे जिद्दी तरह के लोग हैं जो अपने आप को काफ़ी तेज समझ रहे हैं, वैसे लोग जो है बाजार में घूमकर और दूसरे लोगों को काफ़ी परेशानी पहुंचा रहे हैं। जो समझदार लोग हैं और अनपढ़ भी लोग हैं, वो भी लोग समझ गए हैं, लेकिन जो अपने आप में चालाक बन रहे हैं लोग, वही लोग जो है माहौल को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और वही लोग घूम रहे हैं। हमें कहना चाहिए कि सरकार जो लॉकडाउन की प्रक्रिया लाई, यह पहले होना चाहिए था। लॉकडाउन से काफ़ी जो है हम लोगों को राहत मिल रही है, चैन टूट रहे हैं, लोगों की जो आदान प्रदान है वह कम हो गई है। यह काफ़ी सराहनीय कदम है, सरकार यह कदम उठाया, हम सरकार को तारीफ करते हैं, लेकिन यह कदम पहले आ जाना चाहिए था, हम इस पर एक जी। अभी इन्होंने कहा कि सरकार के लिए गए फैसले जो है वो बहुत ही अहम है और इनके फैसले को इन्होंने स्वागत किया है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे चेयरमैन महोदय, आप पीएचसी का जायजा लिया है, दौरा किया है, जानकारी यह भी प्राप्त हुई कि आपने कोविशील्ड का दूसरा डोज भी लिया है। क्या महसूस कर रहे हैं, और जो स्थानीय पीएचसी का आपने जो जायजा किया है, क्या कुछ सुविधाएं हैं? कि जो हमने कोविशील्ड का जो दूसरा डोज लिया, हम अपने आप को काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। और पूर्व में जो पहला डोज भी हमने लिया था, हमने कोई परेशानी नहीं हुआ था। और इस डोज लेने के बाद हमने अपने आप में एक आत्मबल महसूस हो रहा है। और आज पीएचसी का हमने विजिट किया, पीएचसी के जो प्रभारी हैं शशि शेखर जी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ अभी भी वर्तमान समय में 2 रिफिल हैं, गैस ऑक्सीजन के 2 रिफिल हैं। पूर्व में जो पहले कोरोना काल आया था, हमारे यहाँ 5 रिफिल थे, ऑक्सीजन सिलेंडर 5 थे। लेकिन अभी जो है सरकार के द्वारा सीएस के आदेशानुसार 3 रिफिल जो है बैक हो गए हैं, लेकिन प्राप्त अभी 2 रिफिल हमारे यहाँ है, जो बराबर हम अपने यहाँ रोगी या किसी असामयिक घटना के लिए हमने तैयार रखा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जो टेस्ट की प्रक्रिया है, हमारे यहाँ जो टेस्ट है वह वर्तमान समय में जो है टेस्ट किसी भी रोगी को कभी भी आने पर टेस्ट किया जा सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं। तो हमने महसूस किया कि पीएचसी में जो कोरोना का टेस्ट है वह काफ़ी सराहनीय है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही कोविशील्ड भी जो अभी हम ले रहे हैं वह भी पर्याप्त मात्रा में है और यहाँ जो है सुव्यवस्थित ढंग से दी जा रही है। ऑक्सीजन हमने पीएचसी प्रभारी से बात की कि हमारे पास जो 3 जो बैक हो गए हैं उनको भी हम मंगवाने के लिए बात करें, वो अभी हमारे यहाँ आए और पर्याप्त मात्रा में रहे। साथ ही प्रभारी महोदय ने यह बताया कि वर्तमान परिवेश में, वर्तमान परिस्थिति में यदि कोरोना मरीज हमारे यहाँ आ जाते हैं तो हम उनको तत्काल अपने यहाँ जो ट्रीटमेंट है उनको देकर हम रेफर कर सकते हैं। हमारे यहाँ वो व्यवस्थाएं नहीं है कि मैं कोरोना मरीज को रख सकूं, लेकिन तत्काल व्यवस्था करके मैं सदर हॉस्पिटल को रेफर कर सकता हूँ, अनुमंडल हॉस्पिटल को रेफर कर सकता हूँ। वर्तमान परिवेश में मैं उसकी रक्षा कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ तो बनता है चेयरमैन महोदय की, जो सुदूर इलाके के लोग हैं जिनके लिए पीएचसी ही दारोमदार बन करके रह गया है, ऐसे में दवाओं की किट और बेड की सुविधाएं पीएचसी में तो होनी चाहिए थी। इस पर मुद्दे पर भी शायद आपने बात की होगी, जानकारी देंगे लोगों को। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 6 बेड हमारे यहाँ उपलब्ध है, लेकिन कोरोना मरीज के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाई है। सरकार ने हमको व्यवस्था नहीं कर पाई है कि हम उसके लिए कोई व्यवस्था कर सकें। लेकिन जो भी कोरोना मरीज हमारे यहाँ आ जाएंगे, हम उनके लिए व्यवस्था करके अविलंब
सरकार की गाइडलाइन है कि यदि कोई कोरोना मरीज हमारे यहाँ आता है तो उसके लिए एम्बुलेंस, जो पहले से एम्बुलेंस है हम नहीं दे सकते हैं, उसके लिए बजाते एम्बुलेंस हमको अनुमंडल हॉस्पिटल से मंगाना होगा। तो उस परिस्थिति में हम मंगा कर देंगे। 6 बेड हैं, लेकिन सरकार कोरोना मरीज के लिए कोई व्यवस्था हमको नहीं दिया। और दवाएं उपलब्ध हैं जो कि हम दे सकते हैं, लेकिन मरीज को रखने की व्यवस्थाएं नहीं है। उन्होंने इस विषय पर कोई खास बात नहीं बता पाई। उन्होंने इतना ही कहा कि मैं कोरोना मरीज को नहीं रख सकता हूँ, लेकिन हम चाहेंगे, हम सिविल सर्जन से या मांग करेंगे या अन्य पदाधिकारी बिहार सरकार के कि जो सुदूर इलाके के PHC हैं, वहाँ जो सुदूर इलाके के लोग आते हैं, तत्काल PHC में जो 6 बेड की जो व्यवस्था है उसमें भी ऐसे बेडों की व्यवस्था जो कोरोना मरीज तत्काल वहाँ भर्ती हो, और इसके बाद यदि उनको आगे जाने की जाना चाहते हैं तो उनको आगे भेजा जाए। यह प्राथमिकता सरकार दे। एक सवाल और होगा आपसे, आप लोग फ्रंट लाइन वर्करों में हैं, समाज के लिए बहुत कुछ आप लोगों ने किया है। हमारे जिले में जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र या बुनियादी स्वास्थ्य केंद्र या परिवार कल्याण केंद्र के तौर पर जो स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र बनाए गए हैं, वो बहुत जगहों पर आज भी बंद है। कई जगह उसका मिसयूज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या लगता है इस महामारी के घड़ी में आप लोग कभी मांग करेंगे स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारियों से? जी, इसके पूर्व में भी हम लोगों ने कई बार इस बैठक में ही रोगी कल्याण समिति के मेंबर भी रहा हूँ, मैंने बात किया। रोगी कल्याण समिति की बैठक में भी कई प्रस्ताव भेजे गए। जिला स्वास्थ्य समिति को यह प्रस्ताव भेजा गया कि जो अतिरिक्त प्राथमिक केंद्र है जिसे हम चालू करें, जैसे खासकर हम लेंगे कि एक अनुमंडल, एक प्रखंड में 3, 4, 5 भी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, लेकिन सब बीमार की अवस्था में है। हम लोगों ने कई बार यह मांग किया कि जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको चलाया जाए, जिससे खासकर वहाँ के रोगियों की सुविधा हो। लेकिन हम लोगों ने मांग किया, लेकिन अभी तक एकाध अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र को छोड़कर अभी उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। पुनः हम आपके माध्यम से और अपने स्वास्थ्य विभाग के कर्मी के माध्यम से आग्रह करेंगे कि अविलंब इस महामारी में उस अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों को चलाया जाए, जाकि ग्रामीण और सुदूर इलाकों के लोगों की सुव्यवस्थित व्यवस्था हो सके। एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि आप तो एजुकेशन शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और कोरोना काल में जो है शिक्षा की जो स्तर है काफ़ी उसमें गिरावट आई है। सुदूर इलाकों के लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, उनका पठन पाठन कार्य पूरी तरह से बंद हो चुका है। या यूँ कहा जाए कि जो शहरी क्षेत्र हैं उस हिसाब से हमारे यहाँ डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई है। नतीजा कि बच्चों का पाठ्यक्रम जो है निश्चित तौर पर काफ़ी गिरा हुआ है। उन बच्चे जो है पढ़ाई से दूर हो गए हैं, खेलकूद में ज़्यादा उनकी रुचि है। इस क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ग्रामीण और सुदूर इलाके के जो बच्चे हैं उसका भविष्य तो अभी अंधकार में हो गया है। यह कहने में कहीं दिक्कत नहीं हो रही है कि सरकार पूर्व के कोरोना काल में 1 साल जो विद्यालय बंद हुए, और आपने यह बताया कि हम डिजिटल सेवा नहीं होने के कारण हम ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाए, जिससे काफ़ी बच्चे जो है पीछे की तरफ चले गए। हम चाहकर भी अपने, जब एक माह जब हमको सरकार ने समय दिया था, हमने चाहकर भी अपने बच्चों को चाहा कि उनकी बौद्धिक और नैतिक विकास हो, लेकिन लगा कि बच्चे काफ़ी प्रयासरत हैं, लेकिन वह उनकी पढ़ाई 1 साल जाने के बाद वो ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंच पाते। हम सरकार से एक कहेंगे कि यह सुदूर इलाके के बच्चे जब जाते हैं तो वह बड़े बड़े अफसरों पदों पर जाते हैं। हम चाहेंगे कि आज सरकार यह निर्णय ले कि ग्रामीण और सुदूर इलाकों में भी डिजिटल सेवा का शुभारंभ करें, और उसमें सरकारी के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों को भी ऐसी व्यवस्थाएं मिले कि जो अपने सुदूर इलाके के बच्चों को सुव्यवस्थित किया जाए। और यह कहने में हिचक नहीं है कि हमारे आज बच्चे काफ़ी पीछे हुए हैं, और उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें काफ़ी प्रयास करना होगा। आने वाले समय में उनके लिए हमें काफ़ी कुछ करना होगा, तब बच्चे हमारे आगे बढ़ सकते हैं। जी, अभी हम बात कर रहे थे ज्ञान विकास फाउंडेशन रोहतास के चेयरमैन सुदामा पांडे जी से। तो इन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा पर बेहतर जानकारियाँ दी हैं।